नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं अजब आईपीएल की गजब कहानी की, जहां पर कि कल रात को हमने देखा आईपीएल 2026 का फाइनल, जिसमें कि आरसीबी की टीम 8 स्टार डू नथिंग वाले अंदाज में जीत जाती है। आरसीबी के सामने थी कल जीटी यानी कि गुल्लू बॉय की टीम, जिसे कि अभी 2-4 दिन पहले ही धर्मशाला में बुरी तरह से पेल करके रख दिया था। मतलब जैसे रोड रोलर के नीचे कोई पापड़ आ जाए या फिर कोई कांच की बोतल आ जाए तो कैसे चूरा चूरा होकर के रह जाता है, उस अंदाज में आरसीबी ने जीटी को पटक पटक करके धोया था। लेकिन यही जीटी फिर आरआर के सामने दम दिखाती है और उस मैच में जिस तरह से गुल्लू बॉय ने सेंचुरी मारी थी, आरआर के सारे बॉलर्स को पटक पटक करके धोया था, हमें लगा था कि फाइनल काफी दमदार होगा, नेल बाइटिंग होगा। लेकिन नहीं, यहाँ तो नेल कटिंग सेरेमनी हो रही थी, वो भी रात में। वैसे हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रात में नाखून नहीं काटना चाहिए, लेकिन नेहरा जी जो कि जीटी के कोच हैं, और वो भी आज के जमाने के नहीं है, वो भी पुराने जमाने के हैं, लेकिन रात में डग आउट में बैठ करके नाखून काट रहे हैं। तो आपको पता चल रहा है कि जीटी वालों की प्रायोरिटी क्या थी। नाखून काटना, दाढ़ी बनाना, ब्रश करना, ये सारी चीजें नेहरा साहब आप होटल में करके आ सकते थे, लेकिन आपने नाखून काटने के लिए वो मौका, वो दिन चुना जिस दिन आपकी टीम फाइनल खेलने उतर रही है, वो भी उस टीम के अगेंस्ट जिस टीम ने अभी 2-4 दिन पहले ही आपको 90 रनों से पटक करके रख दिया था। लेकिन वहां पर आपकी प्रायोरिटी क्या है? वहां पर आपकी प्रायोरिटी है टीम जाए भाड़ में, मैं तो नाखून काटने बैठूंगा। इस तरह की हरकतें करके कहीं ना कहीं नेहरा जी ने पहले ही एक हिंट दे दी थी कि उनकी जो टीम है वो जीतने लायक है ही नहीं और ये जीतने के इरादे से उतरने वाले हैं नहीं। और वैसे भी हमने देख रखा है कि जीटी की जो टीम है वो कुल मिलाकर के 5-6 खिलाड़ियों के दम पर ही चलती है। 3 बल्लेबाज और 3 बॉलर, और ये जो 3 बल्लेबाज यानी कि गुल्लू बॉय, साई सुदर्शन और जोस बटलर, जिनके दम पर ये टीम उछलती फिरती है। कल के मैच में ये तीनों के तीनों जो हैं सुपर डुपर फ्लॉप हुए। आप स्कोर कार्ड देखें तो किसी ने 10 मारे, किसी ने 12, किसी ने 19, किसी ने 20। और यहाँ पे एक मजेदार बात देखिए कि निशांत संधू जैसा खिलाड़ी जिसमें कोई दमखम नहीं है, उस बंदे को ये लोग जोस बटलर से पहले भेजते हैं बैटिंग करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि इस टीम की क्या थॉट प्रोसेस रही होगी। मुझे तो हंसी आ रही है कि नेहरा जी, मैथ्यू हेडन जैसे जो लोग हैं, जो दिग्गज हैं, वो क्या सोच करके बटलर को पीछे कर देते हैं, निशांत संधू को आगे कर देते हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि बटलर को पीछे करके आपने कोई बहुत अच्छा दांव चला हो, क्योंकि आपकी टीम जो है वो सारी कोशिश करने के बावजूद सिर्फ 150 के आसपास ही रन बना पाती है, जिसमें ज्यादातर रन जो है वो निकलते हैं वॉशिंगटन सुंदर के बल्ले से, जो कि अपने लिए 50 मार देता है और अगले सीजन के लिए एक ऑडिशन देकर के चला जाता है। उसका फंडा भी सिंपल था, टीम जाए भाड़ में, मैं तो अपने रन बना दूं, अगले सीजन के लिए मेरी नौकरी पक्की हो जाए बस। और ये जो टारगेट था 155 रनों का, इस टारगेट को सिर्फ 18 ओवर के अंदर आरसीबी वाले हासिल कर लेते हैं। हालांकि आरसीबी वालों से मैं थोड़ा सा नाराज हूं, क्योंकि जिस तरह से वेंकटेश अय्यर ने शुरुआत करी थी, जो पावर प्ले में उसने गेम दिखाया था, उसे देख करके मुझे लग रहा था कि आरसीबी वाले आराम से 15 ओवर में, 16 ओवर में जीत जाएंगे और विकेट गिरेंगे भी तो 2-3 विकेट ही गिरेंगे। लेकिन नहीं, मारने कूटने के चक्कर में वेंकटेश अय्यर आउट होता है, फिर पडिक्कल आउट हो जाता है, फिर पाटीदार आउट हो जाता है, और उसके बाद जबरदस्ती में खाम में कृणाल पांड्या और टिम डेविड ये भी अपने विकेट थ्रो कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि वो मैच जैसे कि आरसीबी आराम से 8 विकेट या 9 विकेट से जीत सकती थी, उस मैच में भी ये लोग 18 ओवर तक चले जाते हैं। और ये देख करके मुझे ये महसूस हो रहा है कि क्या होता अगर गुल्लू बॉय या साई सुदर्शन में से कोई एक बंदा जो है वो एंकर वाली इनिंग खेलता, गेम को डीप लेकर के जाता। क्योंकि आपको भूलना नहीं चाहिए, ये जो पिच नंबर 6 था जिस पर ये मैच हुआ था, इसी पिच पर जीटी ने आरसीबी को पेल करके रख दिया था। जहां पर पहले बैटिंग करने उतरती है आरसीबी, उनका टॉप ऑर्डर जो है वो कोलैप्स कर जाता है। और अगर आपको याद होना तो ये वही पिच है जिस पर कि पिछले साल का फाइनल हुआ था, जहां पर आरसीबी वाले जो है वो 190 बनाते हैं और सिर्फ 6 रनों से मुकाबला जीतते हैं। और उस मैच में भी जो टॉप ऑर्डर था दोनों ही टीमों का, आरसीबी की बात करें तो उनका फिल सॉल्ट या फिर बाकी जो खिलाड़ी थे उस समय, मयंक अग्रवाल वगैरह, ये सारे के सारे फ्लॉप हो गए थे। लेकिन हमारे जो किंग चोकल हैं यानी कि विराट कोहली, उन्होंने एक छोर पर खूंटा गाड़ दिया था और एंकर वाली इनिंग खेली थी। यही इनिंग अगर गिल या साई में से कोई एक खेल जाता और अगर जीटी की टीम 180 या उसके ऊपर का टारगेट सेट करती, तो क्या पता भाई साहब ये मैच जो ये फंस सकता था, जीटी के जीतने के चांसेस बन सकते थे। लेकिन नहीं भाई साहब, जीटी का जो टॉप ऑर्डर है उसमें तो अलग ही होड़ मची थी कि कौन कितनी जल्दी आउट होता है। पहले साई सुदर्शन, फिर गुल्लू बॉय, फिर वो क्या नाम उसका, निशांत संधू जबरदस्ती में आउट हो जाता है, फिर बटलर साहब आते हैं नंबर 4 पर, थोड़े से शॉट मारते हैं, हमें लगता है कि भाई उठा है पूत कुछ करके दिखाएगा, लेकिन नहीं भाई साहब, टीएमसी हो जाता है। कृणाल पंड्या की बॉल पर बटलर साहब आउट हो जाते हैं। बाद में सुंदर आता है, टुक टुक करके जैसे तैसे 150 पार पहुंचा देता है। वहीं अगर हम बात करें आरसीबी के बॉलर्स की, तो जैकब डफी को छोड़ करके जितने बॉलर्स थे भाई साहब भर भर के विकेट लेते हैं। खासतौर पर रसिक जो है
वो 3 विकेट लेता है, हेजलवुड जो है वो 2 विकेट लेता है, भुवी जो है वो भी 2 विकेट लेते हैं और विकेटों की बहती गंगा में बड़कू पंड्या भी अपने हाथ धो लेते हैं, 1 विकेट लेते हैं और ये विकेट था जॉस बटलर का। और फिर बाद में आरसीबी के ओपनर्स यानी कि वीवी, वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली ये दोनों मिलकर के पावर प्ले के अंदर ही गेम को किल करके रख देते हैं। हालांकि वेंकटेश अय्यर से मैं उम्मीद कर रहा था कि वो और अच्छी इनिंग खेलेगा, लेकिन 30-32 रन बना करके वो आउट हो जाता है। उसका विकेट लेता है मोहम्मद सिराज जो कि विंटेज आरसीबी ब्लड है। और विंटेज आरसीबी क्या करती थी, विंटेज आरसीबी वो किंग कॉन्ग वाली हरकतें करती थी, मैच हार जाते थे, टीम जो है सिर्फ 2-3 खिलाड़ियों पर डिपेंड करा करती थी, लेकिन समय के साथ आरसीबी जो है उसमें सुधार आता है। समय के साथ आरसीबी वाले जो है वो ऑक्शन में अच्छे खिलाड़ियों को पिक करते हैं और ऐसा ही एक अच्छा खिलाड़ी है रजत पाटीदार, जिसे कि ऑक्शन में तो पिक नहीं किया जाता है, लेकिन ये बंदा एज अ रिप्लेसमेंट आता है। और उसके बाद भाई साहब इस बंदे ने जो इनिंग्स खेली हैं, कोलकाता में सेंचुरी मारता है और उसके बाद इस बंदे को कप्तान बनाया जाता है। और यहाँ पर हमें रजत के साथ साथ अप्रिशिएट करना होगा विराट कोहली को भी, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि कोई एक सीनियर खिलाड़ी जो रहता है ना, उसके अंदर भयंकर वाला ईगो आ जाता है, उसे घमंड आ जाता है कि भाई मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है, मैं इस टीम का 10 साल से कैप्टन था, ये नया लड़का मेरे को बताया कि मुझे कहाँ खड़े होना है। इस तरह की चीजें आपने एमआई में देखी हैं, जहां पर कि रोहित शर्मा यानी कि हिटमैन साहब, मुंबई चा राजा, जो बैटिंग कम करते हैं एक्टिंग ज्यादा करते हैं। और ये जो एक्टिंग होती है हिटमैन की, इस एक्टिंग को भाई साहब हिटमैन का जो पीआर है वो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ चारों जगह फैला देता है। ऐसा माहौल बनाते हैं कि देखो हमारे हिटमैन ने कितनी कोशिश करी है, ये है वो है। जबकि मुंबई की टीम में रोहित शर्मा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये बात किसी से नहीं छुपी है। तो यहाँ पर आपके सामने एक समीकरण रख रहा हूं मैं। एक तरफ आरसीबी की टीम है जहां पर एक नया खिलाड़ी आता है, वो कप्तान बनता है, लेकिन विराट कोहली बिल्कुल भी इनसिक्योरिटी नहीं दिखाता है, बिल्कुल जेलसी नहीं दिखाता है। इनफैक्ट विराट कोहली मेक श्योर करता है कि रजत पाटीदार की कैप्टनसी में टीम का जो बैलेंस है, जो माहौल है, वो हमेशा पॉजिटिव बना रहे, टीम में किसी भी तरह की गुटबाजी ना हो। वहीं आप एमआई में देख रहे हैं तो हार्दिक पांड्या जब से कैप्टन बन के आया है, टीम के अंदर अलग अलग गुट बन चुके हैं और ये चीजें ग्राउंड पर हमने सबने देखी कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में खेलना ही नहीं चाहते हैं, हम परफॉर्मेंस नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है आरसीबी और एमआई के बीच में। ये एमआई की टीम जो कि 5 बार ट्रॉफी जीत चुकी है, जिसमें कि एक से बड़ा एक मैच विनर है, लेकिन इसके बावजूद एमआई का जो डाउनफॉल है वो अनरियल है। वहीं आरसीबी जो कि 18 साल से एक ट्रॉफी के लिए तरस रही थी, शुरुआत में ये टीम भी 2-3 खिलाड़ियों पर ही डिपेंड करती थी, कभी केजीएफ, कोहली, मैक्सवेल या फिर फैफ डु प्लेसी, या उसके पहले कोहली, एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल, सिर्फ 3 खिलाड़ियों के दम पर यह टीम चला करती थी। लेकिन टाइम के साथ आरसीबी वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो एक पूरी टीम बनाने की कोशिश करते हैं। और ये देख करके मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा कि इस बार की जो आरसीबी की टीम थी, अगर आप इसका बैटिंग ऑर्डर देखें तो नंबर 1 से लेकर के नंबर 5 तक सारे देसी बॉयज हैं। वेंकटेश अय्यर है, विराट कोहली है, फिर आपने देखा रजत पाटीदार, देवदत्त पडिक्कल, कृणाल पंड्या, उसके बाद आता है जितेश और उसके बाद आता है टिम डेविड। तो वो आरसीबी की टीम जो कि पहले विदेशी खिलाड़ियों पर डिपेंड करती थी, गेल, एबीडी, मैक्सवेल, डुप्लेसी, उसी आरसीबी की टीम में इस बार देसी बॉयज अपना दम दिखा रहे हैं। खैर इन चीजों के अलावा कल रात को हमने जबरदस्त वाला ड्रोन शो देखा, कैलाश खेर का कॉन्सर्ट देखा और उसके बाद हमने देखा वैभव सूर्यवंशी शो। अरे भाई साहब 15 साल का बच्चा जो है वो सारे के सारे अवार्ड जो है वो लूट करके ले गया। मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस, मोस्ट नंबर ऑफ फोर्स, सुपर स्ट्राइकर, ऑरेंज कैप, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और इन सबसे ऊपर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड। कहने का मतलब है कि जितने अवार्ड थे सारे के सारे अवार्ड जो है वो वैभव सूर्यवंशी जो है वो लूट करके ले गया। और ये सब देख करके मुझे क्राइम मास्टर गोगो का डायलॉग याद आ रहा है कि आया हूं कुछ तो लेकर के जाऊंगा, लेकिन वैभव सूर्यवंशी कुछ नहीं सब कुछ लेकर के गया है। और जिस तरह से वो जय शाह के साथ बैठा हुआ था, मुझे लग रहा है कि अंदर खाने में बातचीत हो चुकी है कि वैभव सूर्यवंशी का टीम इंडिया में बहुत ही जल्दी डेब्यू हमें देखने को मिलने वाला है। खैर वैभव सूर्यवंशी का टीम इंडिया में डेब्यू जब होगा तब होगा, लेकिन जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी विराट से मिला, क्या पता विराट बोल रहा हो कि क्या छोटे इतने छक्के मारेगा, भाई हमारे लिए प्रेशर बढ़ा रहा है, तू इतने छक्के मत मारा कर। अब इन बातों के ऊपर आपकी क्या है टिप्पणी, आप भी कमेंट करके बताइएगा। जिस तरह से आरसीबी ने बैक टू बैक अपनी दूसरी आईपीएल ट्रॉफी जीती है, वैसे इस बात का काफी हद तक क्रेडिट जो है ना वो स्मृति मंदाना और जो डब्ल्यूपीएल टीम है इसकी आरसीबी की, उसे भी जाना चाहिए, क्योंकि लड़कों से पहले लड़कियों ने आरसीबी के लिए ट्रॉफी जीती थी और उसके बाद आपने देखा लड़कियों ने जो परंपरा शुरू करी, उस परंपरा को लड़के और आगे बढ़ाते हैं। तो काफी हद तक जो क्रेडिट है वो लड़कियों की टीम को भी जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आपका क्या मानना है आप भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।